अपने मन में सोचती है, एस्क्लिफ एक ऐसा परिवार है जिनके खून में रोशनी का एट्रीब्यूट छुपा हुआ है और उन्होंने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सफलता से आगे बढ़ाया है, लेकिन आखिर में ये सब बेकार निकला। फिर वो हेडिस से पूछती है, वैसे अगर मैं रोशनी के एट्रीब्यूट को कंट्रोल करना सीख लूं तो फायदा ही होगा, है ना? हेडिस बोलते हैं, सही कहा तुमने, और ऊपर से ये पावर तो वैसे ही बहुत रेयर होती है। आयशा अपने मन में बोलती है, मैं तो इतनी माना के साथ भी पैदा नहीं हुई थी कि अपने पावर को यूज कर सकूं। लगता है मेरी जनरेशन तक आते आते वो नाकामी पूरी तरह दिख जाएगी, वरना एक ज्वेल कोड जो उम्र के साथ अपने आप छुप जाना चाहिए था, वो इतनी आसानी से सामने थोड़ी आता। हेडिस आयशा को बोलते हैं, मैंने तुमसे कहा है ना, टेंशन मत करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे कौन नुकसान पहुंचा सकता है। आयशा हेडिस को देखते हुए अपने मन में बोलती है, फिर से गलत समझ रहा है। हाँ, मुझे उसके हालत पे सच में बुरा लगता है, क्योंकि उसकी गलतफहमी इतनी भी पूरी तरह गलत नहीं है। अगर एबेल 1 साल बाद घर से भाग गया होता या ड्यूक हेडिस की मौत हो जाती, ये ताकत उन दोनों चीजों को रोक सकती थी। तो क्या ये बदकिस्मती नहीं है कि मैं इसे यूज भी नहीं कर सकती? अगर आग लड़ाई और तोड़फोड़ को दर्शाता है तो रोशनी उसके बिल्कुल उल्टा है। रोशनी एक नेक दिल, अच्छा और इंसाफ की ताकत को दिखाती है। रोशनी की ताकत में भी जख्मों को भरने की ताकत होती है, क्योंकि ये सिर्फ जख्मों को नहीं, दिल और दिमाग को दोनों को साफ करती है। एबेल बहुत मजबूत है, लेकिन उसके अंदर भी एक कमजोरी है जिसे वो छुपा या संभाल नहीं पाता, यानी कि उसका मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है और उसकी स्किल्स कंट्रोल से बाहर हो रही है। ऐसे वक्त में एबेल को बॉडी और माइंड दोनों की खराबी सहनी पड़ती। इसको रोकने और साफ करने के लिए रोशनी के एट्रीब्यूट की हाई लेवल पावर चाहिए होती थी, और ये पावर इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान के पास थी। फीमेल लीड डेबोरा फ्लोरेंस, रोशनी की ताकत रखने वाले, और कोई भी एबेल के अंदर की अंधेरों को साफ नहीं कर पाए। चाहे वो लोग एबेल को हील करते हुए थोड़ा सा भी हिस्सा अब्सॉर्ब कर लेते, साफ करना तो दूर की बात थी, वो खुद ही मर जाते थे। इसीलिए एबेल के लिए सिर्फ डेबोरा का होना ही उसके जख्मों का इलाज था। पर्सोना के राइटर ने डेबोरा को फीमेल लीड बनाया, और एबेल के लिए वही एक उम्मीद और बचने का जरिया थी। इसलिए वही इस दुनिया में एक ऐसी इंसान है जो रोशनी की ताकत को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि रोशनी की ताकत रखने वाले बाकी लोग बिल्कुल बेकार साबित हुए। तो राइटर ने बिना सोचे समझे अननोन लोगों को साइड में कर दिया है। हाँ, मैं तो साइड कैरेक्टर का भी हिस्सा नहीं हूँ। अगर तुम ऐसे किसी कैरेक्टर के रूप में पैदा हुए हो जिसे स्टोरी में कभी इम्पोर्टेंस नहीं मिली, तो तैयार हो जाओ, लोग तुम्हें बस सड़क के किनारे पड़े हुए पत्थर जैसे ही देखेंगे। एक परिवार जो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ रोशनी के एट्रीब्यूट को बनाए रखने का फैसला करता रहा ताकि वो प्योर ब्लड रहे। एक ऐसा परिवार की अकेली बेटी जिसके कोई वारिस नहीं है, पूरी एम्पायर की अकेली लड़की जो अपना ज्वेल को छुपा नहीं सकती। मैं सच में इसका इंतजार कर रही थी। मुझे उम्मीद थी कि इस दुनिया में एडजस्ट होने के बाद मुझे कोई खास ताकत मिलेगी, लेकिन लगता है ये होने वाला नहीं है। तभी हेडिस आयशा को बोलते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना, अपने आप को ज्यादा फोर्स मत करो। आयशा बोलती है, मैं सच में बेकार हूँ माय लॉर्ड, आपको भी तो मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा ना। हेडिस बोलते हैं, मुझे क्यों गुस्सा आएगा, मैं तो हमेशा एबेल को यही समझाता रहता हूँ, और अब तुम ये कर रही हो। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। आयशा बोलती है, इसका मतलब ये है कि आप पूरी स्किल और परफेक्शन के साथ यहाँ है, और हमारी एक भी बाल तक को भी नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आप हमें बचाएंगे। हेडिस बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। आयशा बोलती है, पर कोई भी ये नहीं जानता कि कब किसके साथ क्या हो जाए। आप हमेशा खतरनाक जगह पे जाते रहते हैं माय लॉर्ड, अगर आपको कुछ हो गया ना, मैं तो छोटी उम्र में ही विधवा हो जाऊंगी। हेडिस पूछते हैं, क्या तुम्हें चिंता हो रही है? आयशा बोलती है, हाँ थोड़ा सा। हेडिस आयशा को बोलते हैं, फिक्र मत करो, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि मर जाऊँ बिना सोचे समझे, और मैं अपनी बीवी को यूं ही कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ।
सीन चेंज होता है और हम आयशा को देखते हैं जो अपने आप से खुद से बात कर रही होती है। वो बोल रही होती है, हाँ आखिरकार में आज का ट्रेनिंग बेकार ही हो गई। मैं थक गई, अब मैं क्या करूँ। फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि एबल बहुत खुश है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। मैं काउंटेस की वजह से परेशान हूँ। मुझे पता है कि एबल अभी छोटा है, इसीलिए मुझे ध्यान रखते रहना होगा, लेकिन ऐसे वॉक पर निकलना सबसे अच्छा फीलिंग है। आयशा एबल से पूछती है, एबल क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? एबल तभी आयशा को बोलता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। आयशा बोलती है, क्या तुम थक गए हो? हाँ, इतनी सारी क्लासेस के बाद तुम जरूर थक गए होगे। शायद मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था कि हम थोड़ी देर घूम सकते हैं या नहीं। चलो वापस चलते हैं। एबल चिल्लाते हुए बोलता है, माय लेडी, मैं नहीं जाना चाहता। मैं थोड़ी देर वॉक करना चाहता हूँ। आपके साथ रहना अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल भी नहीं थका, इसीलिए फिक्र मत कीजिए, ठीक है? आयशा अपने मन में बोलती है, ये क्या है? इससे ज्यादा क्यूट कोई भी नहीं हो सकता। एबेल आयशा से बोलता है, क्या आपको पता है मैंने फादर को बताया था कि आपको फूल बहुत पसंद है और उन्होंने बागीचे वालों से कहकर यहाँ सारे नए फूल लगवा दिए। आयशा बोलती है, ओ सच में? और अपने मन में बोलती है, हे डेज, वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। शायद वो सिर्फ अपनी वुमन के साथ ही प्यार दिखाता है। नहीं, उसकी वुमन। ये आइडिया ही गलत है। आयशा एबेल से बोलती है, ओ मुझे ये नहीं पता था, लेकिन चलो हम लोग ड्यूक को बाद में थैंक्स बोल देंगे। और अपने मन में बोलती है, चलो उसके लिए सरप्राइज होने का एक्ट करते हैं। एबेल बोलता है, मेरे फादर सच में बहुत अच्छे इंसान है और आप भी हो। आयशा अपने मन में बोलती है, देखो ना ये गोल गोल गाल, मुझे इन्हें छूने का मन कर रहा है। नहीं, शांत हो जाओ आयशा, तुम थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ रही हो। और फिर वो एबेल को बोलती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, वो सच में बहुत ज्यादा प्यार करने वाले इंसान है। फिर आयशा अपने मन में सोचती है, हाँ वो सच में बहुत प्यारा है। जब तक हेडेस जिंदा था, एबेल के लिए वो सब कुछ था। जैसे अगर एबेल मेरी जगह दर्दनाक मौत मरने को तैयार होता तो मैं कैसा महसूस करती अगर उसकी लाश मेरी जगह होती। वो बहुत ही डरावना होता। एबेल आयशा से पूछता है, माय लेडी, क्या हुआ? आप ठीक नहीं लग रही हैं। क्या मैंने कुछ बुरा कर दिया? आयशा बोलती है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ खास नहीं है, बस मेरी अपनी दिक्कत है। एबेल बोलता है, क्या बात है? क्या आप मुझे नहीं बता सकती? मैं शायद आपकी मदद कर पाऊँ माय लेडी। आयशा अपने मन में बोलती है, मैं चाहती तो हूँ। फिर वो एबेल को बोलती है, ये एक राज है। एबेल बोलता है, माय लेडी, ये तो एबेल बोलता है, माय लेडी, ये तो आप ये छुपा क्यों नहीं रही हो? आयशा एबेल को ऐसे चिंता करते हुए देखकर अपने मन में सोचती है, लगता है ये काफी चिंता की बात है। और वो एबेल को बोलती है, बात छुपाने की नहीं है, बस मैं छुपा नहीं पा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे छुपाऊं इसे। ड्यूक भी इसे लेकर खुश नहीं थे। एबेल बोलता है, तो ये आपकी गलती नहीं है, आप उदास मत होइए। आयशा बोलती है, थैंक यू, तुम वाकई अमेजिंग हो। तुमने अपना कोस्टून छुपाना तो काफी पहले ही सीख लिया था, है ना? लोग कहते हैं इसके लिए यूजुअली 10 साल से ज्यादा उम्र चाहिए, पर लगता है जीनियस लोग अलग ही होते हैं। एबेल बोलता है, माफ कीजिए, क्या जीनियस? मैं वैसा कुछ नहीं हूँ। और सिर्फ इसलिए कि आप कुछ छुपा नहीं पाती, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ हैं। तो सच में उदास मत होइए प्लीज। लेकिन माय लेडी, ये थोड़ा खतरनाक है। इसके बारे में आपको ऐसे ही किसी को भी नहीं बताना चाहिए। आयशा बोलती है, पर तुम तो ऐसे ही कोई भी इंसान नहीं हो एबेल। एबेल बोलता है, हाँ क्या सच में ऐसा है? मैं आपकी हिफाजत करूंगा माय लेडी, ताकि आप खतरे में ना पड़े।
शुक्रिया एबिल। सीन चेंज होता है और हम एनी को देखते हैं जो कहीं जा रही होती है और हम एनी को याद करते हुए देखते हैं जहाँ आयशा एनी को बोल रही होती है, एनी क्या तुम यहाँ की नौकरानियों से थोड़ा ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश कर सकती हो? मुझे यहाँ का माहौल बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है और एक बात है जो मैं चाहती हूँ कि तुम पता करो। एनी पूछती है, क्या है वो? आयशा बोलती है, डची के एम्प्लॉयज एबिल के साथ कैसा बर्ताव करते हैं ये पता करना है। क्या वो लोग उसको नीचे नजर से देखते हैं या उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, ये सारी चीजें, और अगर होता है तो किस हद तक होता है। जरूरत पड़े तो ये इस्तेमाल कर लेना। तुमने सीख लिया है कि जानकारी निकालने के लिए इससे ज्यादा काम का कुछ और नहीं होता। मेरे लिए पिछले 3 साल काम करते हुए तुमने ये बात तो समझ ली होगी, है ना? हम एनी को देखते हैं जो आयशा के दिया हुआ काम करने की कोशिश कर रही होती है। वो अपने मन में बोलती है, सब लोग इस बारे में इतने चुप कैसे हैं? हालांकि मुझे लगा था कि वो मुझसे थोड़ा सावधान रहेंगे। तभी वो 2 नौकरानियों को बात करते हुए सुनती है। उन दोनों में से एक बोलती है, मुझे पता था कि काउंटेस एक डरावनी इंसान है, पर इतनी ज्यादा होगी ये नहीं सोचा था। मेरे पैर भी दर्द कर रहे थे, पर तुमने देखा वो फिर भी बोल रहा था कि उसे वॉक पर जाना है। एबिल भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। तो दूसरी वाली बोलती है, ऑब्वियसली ड्यूक का खून उसके अंदर है तो वो नॉर्मल कैसे होगा? जरूर वो इसीलिए बाहर गया होगा क्योंकि उसे लेडी एस्केप के साथ वॉक पर जाना था, क्योंकि उसे उनकी नजरों में अच्छा दिखना है। वो बच्चा सच में बहुत कोशिश कर रहा है। दूसरी मेड पूछती है, वैसे काउंटेस क्या वो एबिल को इतने खुलेआम तकलीफ दे सकती है? अगर ड्यूक को पता चल गया तो क्या होगा? उसको जवाब देते हुए फर्स्ट वाली मेड उसे बोलती है, तुमने सुना नहीं वो क्या कह रही थी? काउंटेस एक बहुत ही अलग तरह की औरत है। उन्होंने खुद ही कहा था अगर वो नहीं चाहता तो वो उसे सजा नहीं देंगी। एबिल उस बात का जवाब कैसे दे सकता था? शायद एबिल कभी जाकर ड्यूक को ये नहीं बता पाएगा कि काउंटेस ने उसे मारा, और अगर ड्यूक को पता भी चल गया एबिल ने खुद ही कहा है कि वो सह लेगा, तो फिर क्या सच में कोई फर्क पड़ेगा? यार पूरी लूवरमॉन्ट फैमिली ही मुझे डरा देती है। और तभी एनी उन दोनों के सामने टपक पड़ती है और बोलती है, आज तुम बहुत कुछ कर रही हो। शायद तुम एबिल का कमरा साफ करके वापस आ रही हो, है ना? क्या काउंटेस ने एबिल के साथ कोई बुरा बर्ताव किया है या ऐसा कुछ? दोनों में डर जाती हैं और वो घबराते हुए बोलती हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, हम मिलते हैं। और वो ये बोलकर जाने वाली होती है, लेकिन एनी उन्हें जाने नहीं देती और बोलती है, ऐसा तो नहीं है कि मुझे पता चल जाने से कोई बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जब तुम लोगों ने एबिल के साथ बुरा कुछ किया ही नहीं तो फिर इतना घबरा क्यों रही हो? मुझे क्यूरियोसिटी होती है और मैं बोर होना बिल्कुल पसंद नहीं करती। बस बता नहीं सकती कि क्या हुआ था। अब से मैं यहाँ डची में ही रहने वाली हूँ, तो क्यों ना हम वक्त बर्बाद करना बंद करें और एक दूसरे को अच्छे से जानना शुरू करें। सीन चेंज होता है और हम आयशा को देखते हैं जो एनी की बात सुनने के बाद बोलती है, अच्छा पैर पर? हाँ। एनी आयशा से बोलती है, आप उसे वॉक पर इसीलिए लेके गई थी क्योंकि आपको नहीं पता था। आप गिल्टी तो फील नहीं कर रही है ना? लगता है उन्होंने एटिकेट सिखाने के बहाने उसे सजा दी। वो लोग बोल रही थी कि उसे बहुत जोर से मारा गया जब तक ना पैर से खून निकल आया। वो लोग बोल रही थी कि उन्हें जमीन भी साफ करना पड़ा था और इतना खून फैल गया था कि बाल्टी का पानी भी लाल हो गया था। आयशा हमें बताती है, एक 10 साल का बच्चा छोटा और प्यारा होता है। गलती करे तो सबसे पहले शब्दों से समझाना चाहिए। अगर कभी मेरे बच्चे हुए, यही सोचा था हमेशा। मेरे पापा कभी कभी पीते थे और उस वजह से मेरी माँ को बहुत स्ट्रेस होता था। उनकी इकलौती बेटी होने के नाते मेरा बचपन ज्यादा खुशगवार नहीं था। मुझे काफी बार मारा जाता था और हर एक दिन मुझ पर बहुत बुरा गाली गलौज भी होता था। शायद मैं सोचती थी कि मुझे सबसे और भी ज्यादा प्यार करना चाहिए क्योंकि मुझे
अतीत में कभी प्यार मिला ही नहीं। मैं अपनी सोल को, मैं अपनी आत्मा को फैन गर्लिंग में बेच देना चाहती थी, क्योंकि यही तरीका मुझे ठीक लगा। मैं सोचती थी कि अगर मैं अपनी पूरी खुशी से अगर प्यार करूँ तो शायद वो मुझे नोटिस करेंगे। फिर भी वो मेरे माँ बाप है, उन्हें बिना देखे मैं जी नहीं सकती। हालांकि ये तभी होता था जब मैं उन्हें घर खर्च के पैसे देती थी, पर कभी कभी बहुत कम। वो मुझे ये कहते थे कि उन्हें बहुत अफसोस है, काफी समय बीत चुका है, मैंने उन्हें पहले ही माफ कर दिया था। मुझे लगा था कि अब मैं ठीक हूँ, लेकिन वो सच नहीं था। एबिल बिल्कुल मेरी तरह है। शायद वो अभी सोचता होगा कि ये सबसे बेहतर है। ऐसे अत्याचार की यादें कैसे बस पुरानी बात समझकर नजरअंदाज की जा सकती है। जब मैं इतनी बड़ी हो गई कि मेरे माँ बाप मुझे मारना बंद कर दिए, कभी कभी मैं अपने बचपन के सपने देखती थी। ट्रॉमा अभी बाकी था, चाहे मुझे लगा हो कि मैंने उन्हें माफ कर दिया है। मेरे माँ बाप ने बचपन में मेरे साथ बिल्कुल अत्याचार किया था। चाहे हम उन बातों को भूलकर आगे बढ़ जाए, अतीत की यादों को ना तो सुंदर बनाया जा सकता है और न ही उनकी सही वजह दी जा सकती है। मैं समझ सकती हूँ कि अगाथा गॉस्वेल क्या सोच रही है, पर मैं उनकी हिंसा को जानते हुए चुपचाप नहीं बैठ सकती। क्या पता एबिल के बदनसीब बचपन को सबसे ज्यादा समझ पाने वाली इंसान शायद मैं ही हूँ। एनी आयशा से पूछती है, मिस आप क्या करने वाली हैं? आयशा एनी को बोलती है, मैं काउंटेस से मिलने जा रही हूँ। एनी बोलती है, क्या? नहीं मिस, कृपया शांत हो जाइए, थोड़ा शांत होकर ठंडे दिमाग से सोचिए, काउंटेस कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। आयशा बोलती है, तो फिर? एनी, मैं जल्द ही एबिल की माँ बनने वाली हूँ और इस मेनोर की डचेस भी। और अपने मन में बोलती है, ड्यूक ने खुद ही कहा था मैं कुछ भी कर सकती हूँ, है ना? फिर वो एनी को बोलती है, एनी एक बात मैं गलत समझती थी। एनी पूछती है, और वो क्या बात है? आयशा बोलती है, मैं अब तक एक भी चीज में सच में कभी सफल नहीं हुई। और अपने मन में बोलती है, जब मैंने काउंटेस को पहली बार देखा तो मेरे दिमाग में ये आया कि ये एक ऐसी कहानी है जिसमें लोगों का प्यार और भरोसा जीतना पड़ता है ताकि अंत तक पहुंच सकूं। अब सोचती हूँ तो। और आयशा रुक जाती है और एनी को बोलती है, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। और अपने मन में बोलती है, शायद मैं बहुत बेसब्र हूँ, इसीलिए मैं कभी ऐसी गेम में जीत नहीं पाई। काउंटेस बोलती है, तुमने कहा कल जो हुआ उस बारे में तुम्हें कुछ कहना है? आयशा बोलती है, हाँ, अगर आपको ठीक लगे तो क्या आप अपनी नौकरानियों को बाहर भेज सकती हैं?